नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग आईपीएल 2023 के 36वें मुकाबले की बात करने वाले हैं, जो कि केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। हम इस वीडियो में प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट सेक्शन में कल के मैच में कौन सी विजेता टीम होगी उसको कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपकी फेवरेट टीम है और कल के मैच में क्या लगता है कि कौन सी टीम विजेता होगी। हम लोग अपने इस वीडियो एनालिसिस में बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट की, फिर बात किया जाएगा प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या होगा और उन दोनों टीमों का प्लेइंग 11 का कंपैरिजन किया जाएगा। 1-to-1 कंपैरिजन होगा, मतलब ओपनर टू ओपनर, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, स्पिनर टू स्पिनर, डेथ ओवर्स टू डेथ ओवर्स, यानी कि डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट टू डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, और फिनिशर टू फिनिशर कंपैरिजन होगा। पेस डिपार्टमेंट टू पेस डिपार्टमेंट कंपैरिजन होगा। तो 1-to-1 कंपैरिजन होगा। देखा जाएगा ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है, किसका कल पलड़ा भारी दिख रहा है, और अपना प्रेडिक्शन भी दीजिएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप भी अपना प्रेडिक्शन दीजिए, मैं भी अपना प्रेडिक्शन एट लास्ट दूंगा कि कल का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, किसका और कौन सी टीम ऑन द पेपर कितनी मजबूत दिख रही है, यह भी एनालाइज किया जाएगा। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, तो बहुत ज्यादा चर्चा करके पिच रिपोर्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है बैटिंग फेस्ट होने वाली है। इन दोनों के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया था वो ईडन गार्डन में खेला गया था। वहां स्पिनरों का थोड़ा बोलबाला था, जिस कारण वन साइडेड अफेयर में केकेआर जीती थी। लेकिन ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहां पे वो सूरत हाल नहीं होगा। यहां पे जो मिस्ट्री स्पिनर है इनके, सुनील नरेन हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुयश शर्मा हो गए, इनका जादू नहीं चलने वाला। बाउंड्री छोटी होने वाली है और आसानी से छक्के पड़ने वाले हैं। तो देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि क्या मिस्ट्री स्पिनर इनके आरसीबी के बैटर्स पे भारी पड़ते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो बात कर लेते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट की। तो उसमें कुछ खास है नहीं पिच रिपोर्ट में डिस्कस करने के। आप स्कोर कार्ड लास्ट मैचों का देख सकते हो। हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है और हाई स्कोरिंग मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है प्लेइंग 11 का कंपैरिजन दोनों टीमों का। पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं क्या रहेगा, क्या दोनों टीमें बदलाव करती हुई दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। तो केकेआर का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर छोड़ दिए जाए, वैभव अरोड़ा और कोई राणा करके प्लेयर हैं, उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो इस टीम ने अपने स्क्वाड के सारे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में, हर्षित राणा, इन 2 प्लेयरों को छोड़ दिया जाए तो सारे स्क्वाड के सभी खिलाड़ियों को अपने प्लेइंग 11 में इन्होंने शामिल कर लिया है। तो प्लेइंग 11 कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनका फिक्स खेलना है वो यही रहेंगे। रॉय, जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल। बीच का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में काफी पिटे हुए थे डेविड वीजा। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर की यहां वापसी हो सकती है कुलवंत खेजरौलिया की जगह, क्योंकि ठाकुर ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप बैठा नहीं सकते हो। सुनील नरेन खेलते हुए दिखेंगे, उमेश यादव भी खेल सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी खेलते हुए दिखेंगे। तो ये इनका प्लेइंग 11 है। सुयश शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में शामिल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 की। यहां पे एक चेंज कंफर्म्ड है, आपके जॉस हेजलवुड की वापसी होगी। तो वेन पर्नेल यानी डेविड विले या वेन पर्नेल जो खेल रहे थे अभी कुछ मुकाबलों में, उनको बैठना पड़ेगा और जॉस हेजलवुड की यहां पे वापसी हो जाएगी, जिस कारण इनका पेस डिपार्टमेंट और मजबूत हो जाएगा। बाकी प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं होगा। एक चीज हो जाएगा, सुयश प्रभुदेसाई इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यहां खेल सकते हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर भी हमने डिस्कस कर लिया, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि दोनों टीमों का क्या है कंपैरिजन। ओपनर टू ओपनर पहले शुरुआत कर लेते हैं। यहां पे जैसन रॉय एंड जगदीशन ही ओपन करते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में जैसन रॉय चोटिल हो गए थे, जिस कारण उनको ओपन नहीं भेजा गया था। नरेन ओपनिंग करने आए थे और वो दिखा कि स्विंग भी उनकी कमजोरी है, शॉर्ट पिच भी उनकी कमजोरी है। तो यहां पे नरेन को वो फिर से प्रीफर नहीं करने वाले हैं, जिस कारण जैसन रॉय एंड जगदीशन ओपन करते हुए दिखेंगे और यही इनके सबसे बेस्ट ओपनर भी हैं। जैसन रॉय और एन जगदीशन यहां से 2 प्लेयरों को उठाते हैं। अब यहां से फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली। कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो कंपैरिजन लिख देते हैं, क्योंकि विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस की जो जोड़ी है इस समय की इस आईपीएल की सबसे बेस्ट जोड़ी है, और इन्होंने सबसे ज्यादा रन एज अ पार्टनर भी इस आईपीएल में बना लिए हैं। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। न मुझे विराट कोहली के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है, न फाफ डु प्लेसिस के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है। दोनों ही फॉर्म में है, दोनों ही एंकर कर सकते हैं, दोनों ही हिटिंग कर सकते हैं। सभी को इनके बारे में पता है, कैपेबिलिटीज पता है। 20 में 20 रेट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं जैसन रॉय एंड जगदीशन
जगदीशन के बारे में, तो एन जगदीशन की बात करते हैं तो T20 के स्पेशलिस्ट माने नहीं जाते हैं। कुछ मैचेस जरूर थोड़ा बहुत रन किया है 20-25 के एवरेज में, वही हम लोग मानकर चलते हैं कि 20-25 का स्कोर करेंगे। बहुत लंबा ये खेल नहीं सकते, हालांकि डोमेस्टिक में इनका शानदार प्रदर्शन रहता है, लेकिन यहां पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और T20 क्रिकेट इनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी नहीं है। जैसन रॉय T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट है इनका, स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और इस IPL में खेले गए दोनों मुकाबलों में इन्होंने KKR के लिए स्कोर किया है। पिछले मैच में तो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करने आए और वहां स्पिनरों को जमकर कूटा। सबसे जो आश्चर्य पार्ट रहा, मतलब स्पिन भी इस साल अच्छा खेलते हुए दिख रहे हैं। और ये जो इनका फॉर्म है, इनके साइड है, तो जैसन रॉय की वजह से इनको 15 पॉइंट मिलते हुए दिख रहे हैं। जो है जैसन रॉय है, जैसन रॉय के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी फैक्टर है, उसके कारण भी कुछ पॉइंट कटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी है इनके ओपनिंग डिपार्टमेंट में रॉ है, जो कुछ करेंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। तो ओपनिंग डिपार्टमेंट में RCB टीम कहीं आगे निकलती हुई दिख रही है KKR के मुकाबले। तो ओपनिंग डिपार्टमेंट हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो मिडिल ऑर्डर में यहां पे 3 मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और रिंकू सिंह। 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। अब यहां के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं तो आपको शहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लुमरोर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो यहां पे जो है थोड़ा सा एडवांटेज आप दे सकते हो मिडिल ऑर्डर में KKR को इन कंपैरिजन टू RCB। वो क्यों? क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर निर्भरता ज्यादा है और मैक्सवेल का फॉर्म बहुत शानदार है, जो कि नीतीश राणा के फॉर्म से बेटर है, वेंकटेश अय्यर के फॉर्म से बेटर है, रिंकू सिंह के फॉर्म से बेटर है। लेकिन यहां पे 3 प्लेयर कंबाइंड खेलेंगे। वेंकटेश अय्यर जरूर इनकंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन फॉर्म में दिखे हैं बैटिंग पिचों पे। बैटिंग पिच पे फिर से मैं बैक करता हूं कि यहां पे इनके चलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नीतीश राणा भी बैटिंग पिच के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और इंपैक्ट दे सकते हैं अपनी पारी से। तो वहीं रिंकू सिंह का फॉर्म तो काफी जबरदस्त रहा है और काफी बेहतरीन इनिंग ये खेलते हुए भी दिख रहे हैं, चाहे KKR हारे चाहे KKR जीते। तो यहां पे 3 लोगों का इंपैक्ट है और यहां पे अकेले ग्लेन मैक्सवेल का इंपैक्ट है। जो भी इंपैक्ट बना रहे हैं, जो भी पॉइंट ये अर्जित कर रहे हैं मैक्सवेल, क्योंकि शहबाज अहमद कोई आशाएं नहीं है, महिपाल लुमरोर से भी कोई आशाएं RCB टीम खुद नहीं रखती है। तो हम क्या रखें? अगर हम बात करें, यहां तीनों से आशाएं हैं, तीनों ही बेहतरीन खिलाड़ी और एवरेज खिलाड़ी हैं तीनों, लेकिन ऐसे हैं कि इंपैक्ट छोड़ सकते हैं बैटिंग पिचों पे और तीनों ही अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही मिडिल ऑर्डर है जिससे KKR को काफी उम्मीदें होंगी। इन तीनों ने अगर कंबाइंडली परफॉर्म कर दिया, एक एवरेज स्कोर भी तीनों ने बना दिया 30-30, 40-40 रनों का और इंपैक्टफुल इनिंग अगर वो रहे, तो फिर यहां पे काफी 20 पड़ जाएगी KKR की टीम मिडिल ऑर्डर में RCB टीम के मुकाबले, क्योंकि इनके यहां डिपेंडेंसी नहीं है। यहां पे वेंकटेश अय्यर भी चल सकते हैं, राणा भी चल सकते हैं, रिंकू सिंह चल सकते हैं, लेकिन यहां पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर है, जिसके कारण थोड़ा सा RCB टीम पीछे हो जा रही है KKR के मुकाबले। इनकंसिस्टेंसी बना हुआ है यहां पे मिडिल ऑर्डर में, जिस कारण इनको 18 पॉइंट ही मिलते हैं, मगर ये RCB से मिडिल ऑर्डर में कहीं 20 दिख रहे हैं। तो हमने मिडिल ऑर्डर देख लिया। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। तो KKR में फिनिशर होंगे आंद्रे रसेल, अगर डेविड वीजा खेले तो डेविड वीजा, लेकिन मेन रूप से आंद्रे रसेल होंगे। रिंकू सिंह भी थोड़ा सा अपनी पारी को एक्सटेंड करके फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो मेन डिपेंडेंसी आंद्रे रसेल के ऊपर है। तो यहां पे अगर फिनिशर की बात करें तो दिनेश कार्तिक है। अगर दोनों में कंपैरिजन कर दें तो आंद्रे रसेल कहीं ज्यादा 20 दिखाई दे रहे हैं दिनेश कार्तिक से इस साल के मुकाबले, क्योंकि 2 इनिंग जरूर रसेल ने खेली हुई है और रसेल के ऊपर अभी थोड़ा सा वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग्स मैचेस खेल रहे हैं, जिस कारण हम इनको बैक करते हैं। और वहीं दिनेश कार्तिक के पास फॉर्म भी नहीं है, मैचेस भी नहीं खेल रहे हैं, ये मात्र 3 ओवर के खिलाफ खेलेंगे, स्पिन इनकी कमजोरी है, जिस कारण आंद्रे रसेल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉर्म में रसेल भी नहीं है, जिस कारण 15 पॉइंट मिलते हैं KKR को, तो 10 पॉइंट पे लुढ़क जाती है RCB की टीम। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जो RCB टीम की बल्लेबाजी है वो फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। इन तीनों को पूरे के पूरे 20 ओवर और खासकर किसी एक बल्लेबाज को लास्ट ओवर तक टिकना होगा, जैसा ये अभी तक करते आ रहे हैं। अगर इस मैच में भी ऐसा करने में सफल रहे, तभी इस KKR की बल्लेबाजी ग्रुप को ये टक्कर देते हुए दिखेंगे। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो 3 बल्लेबाज हैं जरूर 20 ओवर तक खेलेंगे। इनमें से कोई ना कोई 20 ओवर तक RCB के लिए टिका हुआ रहेगा, अदरवाइज इनके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाना है। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की। तो यहां पे आप देखोगे स्पिनर्स में सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुयश शर्मा। तो 3 स्पिनर ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और यहां से सुयश शर्मा उठा लें इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और इधर का स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो पूरी तरीके से निर्भरता किसके ऊपर आ जाती है?
वानिडू हसरंगा के ऊपर। साथ जरूर इनका मैक्सवेल दे सकते हैं, लेकिन वानिडू हसरंगा के ऊपर पूरी निर्भरता है, जिस कारण स्पिन डिपार्टमेंट में भी आरसीबी टीम पीछे दिख रही है। किसके मुकाबले? सुनील नरेन की टीम, मतलब केकेआर के मुकाबले वानिडू हसरंगा का फॉर्म भी उतना साथ नहीं दे रहा है उनका, और जो टीम का ट्रस्ट है उनके ऊपर उतना नहीं है, काफी कॉस्टली होते हुए जा रहे हैं। विकेट टेकिंग एबिलिटी है जिस कारण इनको पॉइंट मिलते हैं 15। थोड़ा सा वानिडू हसरंगा की वजह से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी कट रहे हैं क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी है, इनके अलावा कोई भी स्पिन गेंदबाज मौजूद नहीं रहेगा। यहाँ पे 3 स्पिनर हैं, स्पिन में तो इनका कोई पॉइंट नहीं कटना चाहिए, कोई सानी नहीं है, तीनों ही अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं और तीनों ही अपने दिन छाप छोड़ सकते हैं। और पिछले मैच में तीनों ने आरसीबी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। पिछले ही नहीं, किसी भी कंटेस्ट में बात कर लें, ये तीनों, सुनील नरेन हो, वरुण चक्रवर्ती हो, सुयश शर्मा, फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और मैक्सवेल, तीनों को परेशान करते हुए दिखते हैं। अगर फिर से इन्होंने परेशान किया, फिर आरसीबी की इस बार फिर से लुटिया डूबने वाली है। लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक रहेगा तो वो उम्मीद जो केकेआर में हुआ था, मतलब कोलकाता में हुआ था ईडन गार्डन की पिच, यहां पे हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि एक क्लोज कंटेस्ट देखने का हमें भी अंदर से इच्छा है। लेकिन अगर सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री चल गई तो फिर यहां पे आरसीबी को वापसी कर पाना बहुत ही कठिन होगा इस मैच में। अब बात कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट की, देख लेते हैं पेस में किसका पलड़ा भारी है। तो पेस डिपार्टमेंट का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उमेश यादव दिखेंगे, शार्दुल ठाकुर या कुलवंत खेजरोलिया में से एक खेलता हुआ दिखेगा, डेविड विजा दिखेंगे। ये इनका पेस डिपार्टमेंट होगा। यहां पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी पेस डिपार्टमेंट। और यहां पे अगर बात करें तो बहुत ही अव्वल नंबर के पेसर हैं। हर्षल पटेल फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, इनको टीम बैक भी कर रही है। पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, टीम की वापसी कराई थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें जॉस हेजलवुड की, तो इनकी वापसी होती हुई दिख रही है हेजलवुड की इस मैच में। हेजलवुड डेथ में भी हर्षल पटेल के साथ ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। वहीं तीसरे स्पिनर होंगे मोहम्मद सिराज, तो विजय कुमार वैस्ट चौथे। तो ये 4 इनके पास पेसर हैं। सॉरी, यहां पे मोहम्मद सिराज स्पिनर बोल दिया हूं, तो ये मोहम्मद सिराज पेसर। तो 4 इनके पास पेसर होने वाले हैं, चारों अव्वल नंबर के पेसर। तो इनका पेस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से चुस्त, तंदुरुस्त और सुदृढ़ दिख रहा है। हर तरीके का इनके पास गेंदबाज मौजूद है। जॉस हेजलवुड मोहम्मद सिराज के रूप में स्विंग बॉलर मौजूद है, विजय कुमार वैस्ट हर्षल पटेल के रूप में कटर बॉलर मौजूद है। नकल बॉल का प्रयोग बहुत बेहतरीन करते हैं विजय कुमार वैस्ट, लेकिन ये पिटते हुए भी नजर आते हैं। तो यहां पे इनका पेस डिपार्टमेंट में कोई भी कमजोरी नहीं दिख रही है। तो यही इनके पेस डिपार्टमेंट में कमजोरी ही कमजोरी है। कोई भी एक ऐसा गेंदबाज नहीं है जो अप फ्रंट विकेट ले सके, पावर प्ले में विकेट ले सके। तो इनका जो 6 ओवरों का स्पेल होगा उसमें आप देखोगे कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन भी ऑपरेट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस का, वो काफी खराब है इन मिस्ट्री स्पिनरों के सामने। तो यहां पे अगर पेस डिपार्टमेंट की सिर्फ बात कर लें तो पेस डिपार्टमेंट में आरसीबी कहीं आगे दिख रही है। तो आरसीबी 2 चीजों में आगे दिख रही है टीम। यहां पे केकेआर से अगर कंपैरिजन करें तो ओपनिंग डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है आरसीबी का, पेस डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, बाकी काफी पीछे हैं केकेआर से। चाहे मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन कर लिया जाए, चाहे फिनिशर्स कंपैरिजन कर लिया जाए, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट, तो 3 डिपार्टमेंट में 20 पड़ती हुई दिख रही है केकेआर टीम, तो मात्र 2 डिपार्टमेंट में 20 पड़ती हुई दिख रही है आरसीबी टीम। अगर हम बात करें एनालिसिस का, तो आरसीबी के लिए सबसे जीतने का जो सुनहरा मौका होगा वो यही होगा कि उनके जो 3 बल्लेबाज हैं उनमें से कोई एक 20 ओवर खेले और तीनों इतना लंबा खेलें कि और अन्य बल्लेबाजों का उतना बैटिंग आने का चांसेस ना आए। और खासकर ये प्रे करना होगा कि ये तीनों जो 3 मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनके खिलाफ ये स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, सुनील नरेन हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, सुयश शर्मा, उनको अच्छे से डील कर लें ताकि जो इनका पेस डिपार्टमेंट कमजोरी है उसका फायदा उठा सकें। तो आरसीबी के लिए यही सूरत हाल है जिसमें वो जीत सकते हैं। अदरवाइज ऑन द पेपर केकेआर टीम मजबूत है, उनका एक कमजोरी है पेस डिपार्टमेंट, उसी का आरसीबी टीम फायदा उठाना चाहेगी। अगर फायदा उठा ले गई तो आरसीबी विजेता, अगर नहीं हो पाया ऐसा कुछ तो केकेआर विजेता। तो ऑन द पेपर की बात करें और ट्रुथ की बात करें तो यहां पे केकेआर टीम भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके ज्यादा डिपार्टमेंट जो है मजबूत हैं आरसीबी के मुकाबले। बट जो आरसीबी का ग्राउंड है वो उनका चहेता ग्राउंड है, वहां पे जो उनके पेसर हैं काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और 4 ओवर का स्पेल है इनका, मतलब 16 ओवर का, हर 4 पेसर हैं, 16 ओवर का स्पेल है। ये स्पेल डकाना केकेआर के बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। तो यहां पे पलड़ा मैं बात करूंगा तो 50-50 रखकर चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी है। आरसीबी के बल्लेबाज जो हैं 3 ही हैं, लेकिन उन्हीं को हम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पलड़ा दोनों का भारी, मतलब दोनों का बराबर दिखता हुआ दिख रहा है और एक दिलचस्प गेम देखने को मिलेगा ऑन द फील्ड की बात करें। लेकिन ऑन द पेपर देखें तो केकेआर टीम ही मजबूत है, क्योंकि उनके ज्यादा
चीजें बैलेंस दिख रही हैं इन कंपैरिजन टू आरसीबी टीम। तो यहां पे ऑन द पेपर आरसीबी केकेआर मजबूत है, लेकिन ऑन द फील्ड की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि जो ये 3 क्वालिटी प्लेयर हैं वो काफी ही अच्छे प्लेयर हैं और उनको बैक करना जरूरी है और वो परफॉर्मेंस भी देते हुए आ रहे हैं आरसीबी टीम के लिए इस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ऑन द फील्ड 50-50 मुकाबला रखते हैं, क्योंकि ये डीमोटिवेटेड भी है थोड़ी टीम, बहुत ज्यादा चेंजेस भी कर रही है, जिस कारण डिसएडवांटेज थोड़ा सा केकेआर को ऑन द फील्ड जाने पे हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 50-50 मुकाबला है और एक क्लोज कंटेस्ट कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि कौन आपके हिसाब से ऑन द पेपर मजबूत है और कौन आपके हिसाब से ऑन द फील्ड मजबूत है और कल किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।